नमस्कार दोस्तों। आज सीटेट में 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ाऊंगी, जो हर साल 2 पेपर होता है। तो 2014 का ये फरवरी का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो ये हो जाएगा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। आगे है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। इसके लिए विद्यालय में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों जैसे जागरूकता अभियान, सामाजिक समस्या संबंधित परियोजना कार्य, विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों से संबंधित नाटक, कहानियाँ, निबंध या पोस्टर प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र सक्रिय भागीदारिता के द्वारा सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, व्यवहारों को ग्रहण करते हैं तथा समाज के संवेदनशील मुद्दों से परिचित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वाइगोस्की से एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो इसमें है पारस्परिक शिक्षण वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोस्की के अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अलग तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करती है। अर्थात पारस्परिक शिक्षण में बच्चे अपने से वयस्कों एवं अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके उनके सहयोग से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखे। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती है? तो हो जाएगा औपचारिक चरण 4 है, कानून और व्यवस्था। इसमें है, यदि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखे, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। ऐसा करके वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रही है। इस सोपान के अंतर्गत बच्चे उन व्यक्तिगत आधार तथा नियमों का आदर करते हैं जिनको कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्मित किया जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में शिक्षिका सभी बच्चों को सीखने के लिए नियम बना देती है जिसका सभी विद्यार्थी पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है कि स्वायत्तता का। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रण व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब है कि वह स्वायत्तता विकसित कर रही है। 14 वर्षीय देविका अपनी जीवन की किशोरा अवस्था में है तथा किशोर या किशोरियों में अपने व्यक्तित्व अस्तित्व को स्थापित करने की अभिलाषा होती है। वे सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आगे है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो इसमें आपका बी ही सही होगा। विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं वैसे ही। ये रहा, इसमें है व्याख्या, इसका दिया हुआ है,
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी का कथन है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। डीवी के अनुसार आदर्श विद्यालय समाज का लघु रूप प्रस्तुत करता है। इसका मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों में सामाजिक कुशलता का विकास करना होना चाहिए। ड्यूवी की प्रगतिशील शिक्षा क्रियात्मक है, जिसमें खेल, रचना, प्रकृति, साहचर्य तथा भावाभिव्यक्ति को शिक्षा का साधन माना जाता है। इसलिए ड्यूवी शिक्षार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की वकालत करता है। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो भाषा अवबोधन से संबंध विकार हो जाएगा भाषा घात या अफेज्या। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है भाषा घात या अफेज्या। भाषा घात मस्तिष्क की ऐसी प्रवृत्ति है, नहीं ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति के बोलने, सीखने तथा बोले एवं लिखे गए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। भाषाघात के मुख्य कारण मस्तिष्क का अम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ट्यूमर, एब्सेस इत्यादि है, जो यदि मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध में हो तो शरीर का बायां भाग और यदि मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में हो तो शरीर का दाहिना भाग आक्रांत होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यह कथन बहुबुद्धि सिद्धांत की सही आलोचना नहीं हो सकती, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कुल 6 प्रकार भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिकी बुद्धि, संगीत बुद्धि और व्यक्तिगत बुद्धि, अतः व्यक्तिगत बुद्धि तथा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि बताते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में इन 6 तरह की बुद्धि होती है, परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के अभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। साथ ही गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह भी बताता है कि ये 7 प्रकार की बहुबुद्धि यद्यपि परस्पर अंतःक्रिया करती हैं, फिर भी वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति में प्रखर होने के बावजूद अन्य क्षेत्र में असफल हो सकता है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, तो क्यों नहीं वैध माना जा सकता? तो इसमें अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा केवल, जहाँ पे केवल दे दे वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत ही होगा। और डी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, ये भी नहीं सही है। तो इसमें आपका बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। तो ये हो जाएगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। आगे इसकी व्याख्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताते हुए कहा है कि ये 7 बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं, अतः इनका मापन करने के लिए विशिष्ट उपकरण और विशिष्ट विधि की आवश्यकता होगी, जो कि कठिन कार्य है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तिक विभेद हैं। ये हो जाएगा लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को
प्रवृत्ति करते हैं। अध्यापक कक्षा में व्यक्तिक विभेद का संसाधन के रूप में समझता है तथा अधिगम के विभिन्न अनुभव उपलब्ध कराता है, जिससे विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमताओं, रुचियों, मनोवृत्तियों, आवश्यकताओं आदि के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करके अपना संज्ञानात्मक विकास कर सके। आगे है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक अपने छात्रों के संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन नियमित करता है। विद्यालय आधारित आकलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि आकलन अंक देने या प्रमाण पत्र देने के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आकलन छात्रों की त्रुटियों में सुधार के लिए होना चाहिए। इसके लिए निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण कार्य अत्यंत आवश्यक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें अगला ऑप्शन भी है, तो इसमें हो जाएगा स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना तथा प्रश्नोत्तरी का परिचय कराना, ये सभी क्रियाएं शिक्षक अपने विद्यार्थियों के आकलन के लिए करता है तथा ये क्रियाएं प्रक्षेपित की जाती हैं। जबकि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक अपने छात्रों में स्वयं अपना आकलन करने का गुण विकसित करता है। स्व आकलन का कौशल परीक्षाओं के डरावने और निर्णायक गुण को दूर करती है और बच्चों को सक्षम बनाती है कि वह अपनी गलतियों को समझने पर ध्यान दें और उनसे सीखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो ये हो जाएगा, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। इसकी व्याख्या है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को मापने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। यह उक्ति अपनी विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। इस वाक्य में मापन की विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक आदि गुणों की जांच करने के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो हो जाएगा, आप उनकी असफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा तभी सफल हो सकते हैं जब हम उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। इसी को साकार करते हुए शिक्षा का समावेशन किया गया ताकि विशिष्ट क्षमता व योग्यता रखने वाले को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सके। समेकित शिक्षा वंचित बालक, विशिष्ट बालक तथा विभिन्न वर्ग से आए हुए बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसमें अगला ऑप्शन भी है, तो इसमें हो जाएगा पर अभिघातज तनाव। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर अभिघातज तनाव विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। यह किसी भयानक घटना या अनुभव करने या उससे गुजरने के बाद सामान्य हो पाने की विफलता वाला विकार है। आत्मविमोह विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जो बातचीत करके और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। मस्तिष्क घात विकास से संबंधित विकार है जो शरीर की गतिविधियों, मांसपेशियों के संकुचित होने या खींचने या शरीर की अव्यवस्था का एक जन्मजात विकार है।
न्यू ध्यान या अति सक्रियता विकास से संबंधित विकार है। इसमें लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाइयाँ, अति सक्रियता और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना शामिल हो सकता है। अगला प्रश्न है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये हो जाएगा विभेदित अनुदेशन से। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। विभेदित अनुदेशन को अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। विभेदित अनुदेशन शिक्षण की वह विधि है जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों एवं सामग्रियों को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है जिससे सीखने तथा शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुँचा जाए। आगे है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ये हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। आगे है व्याख्या इसकी, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता भी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यह कथन प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है क्योंकि ऐसे बालक उच्च संवेदनात्मकता के कारण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को अत्यधिक आसान समझ लेते हैं, जिस कारण इनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर नीचे गिरता है। परिणाम स्वरूप इनमें अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है और ये अपनी प्रतिभा का उपयोग किसी अन्य प्रकार में लगा देते हैं, चाहे वह कार्य और सामाजिक ही क्यों न हो। ऐसी स्थिति में ये अपनी क्षमता या योग्यता के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने में असफल होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। आगे है इसमें, विद्यालयों में समावेशन का मुख्य ध्यान विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर होता है क्योंकि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों की आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से भिन्न होती है। यही कारण है कि उनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते, अतः इनकी सहायता के लिए तथा इनको सक्षम बनाने के लिए विद्यालय में विशेष प्रावधान किए जाते हैं तथा विद्यालय, परिवार और समाज में समायोजन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो सके। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो ये हो जाएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का मुख्य कारण यह है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। जब बच्चे किसी तनावग्रस्त उद्दीपक घटना या परिस्थिति का सामना करते हैं तब वे उससे निपटने के लिए कोई विशेष व्यवहार करते हैं, परंतु बच्चों को उस व्यवहार से तनाव दूर करने में सफलता नहीं मिलती। तब वे स्वयं को निस्सहाय महसूस करते हैं और यह धारणा विकसित कर लेते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। इसमें है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे ताकि अध्यापक उसके अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचान कर उसको सुधार सके, साथ ही विद्यार्थी के अधिगम शैली को अध्यापक प्रभावित कर सके। अगला है,
निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं कर पाता है? इसमें है दिया है अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता और आगे है मोर्चाबंदी और निर्धारण। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अंतर्दृष्टि। क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, बल्कि समस्या समाधान में सहायता करता है। समस्या समाधान की एक प्रमुख विधि अंतर्दृष्टि विधि है। इस विधि में प्राणी अपने सम्मुख उपस्थिति समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजते हैं। कोहलर के द्वारा चिंपैंजी पर किया गया प्रयोग अंतर्दृष्टि विधि से के द्वारा समस्या समाधान करने का एक सरल उदाहरण है। अगला है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित यानी पहले के पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। आगे इसकी व्याख्या है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा शैली से प्रयास करता है, तब न केवल उसकी केंद्रण अपने व संबंध बनाने की योग्यता बढ़ती है, वरन सूचनाओं को दीर्घकालीन स्मृति के रूप में संजोने के अवसर व संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसलिए एक कुशल शिक्षिका नए पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़कर सारांश लिखना सिखा रही है। अगला प्रश्न है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा विकासात्मक। क्या हो जाएगा? विकासात्मक। इसमें है एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों बच्चे विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। एक बच्चा जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वह सामान्यतः शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में होगा, जब दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है तो वह सामान्यतः उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था में होगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों बच्चों की अवस्थाओं में काफ़ी अंतर है तथा दोनों विकासात्मक चरण के अलग अलग अवस्था में है, इसलिए दोनों बच्चे विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। अगला है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भाव, तनाव विलोपन और आगे है निष्पत्ति चिंता और संज्ञान प्रतियोगिता। इसमें आपका हो जाएगा संज्ञान भावना। क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा संज्ञान भावना। इसकी व्याख्या है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति की एकाग्रता क्षमता कम हो जाती है तथा वह अपने चिंतन को तार्किक रूप से संगठित नहीं कर पाता। व्यक्ति परिस्थिति के विभिन्न पक्षों को सही ढंग से अवलोकित नहीं कर पाता, उसका अवधान विस्तार कम हो जाता है, ध्यान में क्षणभंगुरता बढ़ जाती है तथा स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इन कारणों से व्यक्तिगत में सांवेगिक क्रियाएं जैसे चिंता, आक्रामकता, क्रोध आदि उत्पन्न होने लगते हैं जो निष्पत्ति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो इसमें हो जाएगा यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है।
एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। ऐसे बच्चे के लिए एक विद्यालय में सबसे बेहतर परामर्श यह होगा कि वह अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए स्वयं अपने द्वारा खोजे गए विचारों को मान्यता दे तथा अपने निश्चयात्मक प्रगति को स्वयं प्राप्त करने का प्रयास करे। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो इसमें हो जाएगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। आगे है इसमें, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके सबसे कम प्रेरक होगा, क्योंकि छात्रवृत्ति प्राप्त करना वह प्रेरक है जिसका प्रभाव प्रेरक की उपस्थिति पर ही रहेगा, जबकि एक उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनने की इच्छा आंतरिक रूप से प्रेरित करता है। इसका प्रभाव निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो हो जाएगा मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो भी लिखा जाता है। अब्राहम मैस्लो का यह मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो थे। इनके अनुसार मनुष्य मूल रूप में अच्छा व आदरणीय होता है यदि उसकी परिवेशी दशाएं या परिस्थितियां अनुकूल हो तो वह अपने शील गुणों का सकारात्मक विकास करता है, किंतु परिस्थितियां व दशाएं अनुकूल न होने के कारण उसे अपनी बुद्धि के विकास के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो हो जाएगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा या सहायता देना कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। कक्ष का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों, भावनाओं तथा आदि को प्रकट कर सके तथा अपनी कठिनाइयों से शिक्षक को अवगत करा सके। साथ ही अध्यापक को एक सहयोगी सुलभकर्ता के रूप में शिक्षार्थियों के सामने विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव उपलब्ध करना चाहिए ताकि उसकी अधिगम त्रुटियों की पहचान कर उसमें सुधार करना चाहिए। अगला है परिपक्व विद्यार्थी। ये हो जाएगा परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं क्योंकि परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानता उस आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास से समानता उत्पन्न करते हैं। ये प्रक्रियाएं अंदर से प्रस्फुटित होती हैं। ये आंतरिक एवं आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है के अनुसार घटित होती है। अगला है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, जो 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? कौन सा सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो यह विकास का क्रमिक प्रकार हो सकता है, विकास का निरंतरीय होता रहता है। और अगला ऑप्शन है, अलग अलग लोगों के विकास भिन्न रूप से होता है। और डी है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा
पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार है कि विकास में विभेद व एकीकरण के लक्षण से तात्पर्य यह है कि एक ही प्रकार के उद्दीपक संवेग उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति अपनी विकास, परिपक्वता तथा अनुभव के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करता है। यही कारण है कि प्रारंभिक अवस्था में बालक संवेग उत्पन्न होने पर चिल्लाकर अभिव्यक्ति करता है, जबकि जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तब संवेग उत्पन्न होने पर मात्र उसकी गर्दन एवं कंधे की पेशियां तन जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। आगे है इसमें, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, अर्थात व्यक्ति का विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के अंतः क्रिया का परिणाम होता है, जिसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवेश या वातावरण की गुणवत्ता बढ़ा देने मात्र से व्यक्ति का समुचित विकास नहीं हो सकता, इसके लिए आनुवांशिक गुणों का होना आवश्यक है। आगे है इसमें, ये भी 2014 का ही पेपर है जो सितंबर में हुआ था। इसमें पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित समर्पित होती है? तो ये हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। इसकी व्याख्या हो जाएगी, संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण द्वारा समर्पित होता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम क्षमता आदि संज्ञानात्मक शक्तियाँ आती हैं। परिपक्वता, अनुभव तथा अधिगम के फलस्वरूप बालक का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास होता है। अतः इन सब शक्तियों के समुचित विकास तभी हो सकते हैं जब इनके क्रियाशील होने के लिए एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध हो। अगला है मानव विकास है, तो मानव विकास क्या हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास के अंतर्गत बुद्धि विकास, परिपक्वता तथा कर्म विकास चारों क्रियाएं शामिल होती हैं। इन क्रियाओं के कारण ही वह अपना विकास विभिन्न क्षेत्रों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि में कर पाता है। इन क्षेत्रों में शारीरिक विकास के लगभग सभी लक्षण मात्रात्मक होते हैं, इनको मापा, तौला या गिना जा सकता है, जबकि विकास के अन्य क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या संवेगात्मक विकास को सही मापा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा, प्रकृति पोषण विवाद ये आनुवांशिकी एवं वातावरण से। आगे इसकी व्याख्या है, प्रकृति पोषण विवाद आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मनोविज्ञान की शब्दावली और अवधारणा है, जिसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों, आनुवांशिक गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों का विवेचन किया जाता है। वर्तमान में यह बहस आम हो गई है कि हमारे व्यवहार को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी करते हैं, आनुवांशिक गुण या पर्यावरण, क्योंकि व्यक्ति के विकास में दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो ये हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, जबकि स्वास्थ्य क्लब, परिवार
ये दिख नहीं रहा है, इको क्लब, विद्यालय, आसपास, पड़ोस, समुदाय आदि समाजीकरण की सक्रिय एजेंसियां हैं। चूँकि बालक के शारीरिक व सामाजिक विकास पर उसके वंशानुक्रम तथा सामाजिक वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, वस्तुतः समाज के व्यक्तियों से परस्पर संपर्क, अंतरक्रिया तथा अलगाव व जुड़ाव ही बालक का समाजीकरण करके उसे समाज में रहने योग्य बनाते हैं। दूसरी ओर सार्वजनिक पुस्तकालय में कोई सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो ये हो जाएगा जैविक। क्या हो जाएगा? जैविक। ये प्रश्न आप वाइगोत्स्की से एक प्रश्न हमेशा पूछता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास की जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को अत्यधिक महत्व दिया है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास उसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है। इस प्रकार बालक सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही अपने ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को एक उपकरण के रूप में माना जो संज्ञानात्मक विचार, चिंतन, अभिव्यक्ति को दिशा व दशा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ये हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है। इंद्रिय जनित गामक स्तर जन्म के उपरांत प्रथम 2 वर्ष तक चलती है। इस स्तर पर बालक देखने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होते हैं। इस अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व का संज्ञान होना है। इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। अगला है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा सहयोग की नैतिकता। रिया कक्षा पिकनिक तय करने के हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता या नैतिक सापेक्षता से संबंधित है। यह स्तर सामान्यतः लगभग 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। इस स्तर पर न्याय की संकल्पना मुख्यतः समानता पर आधारित होती है तथा विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय प्रबल हो जाता है। इस स्तर पर नियमों को सामाजिक अंतःक्रिया तथा आम सहमति के आधार पर निर्मित माना जाता है तथा ये नियम आवश्यकता परिवर्तनीय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है? तो ये हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। वर्ष 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत की व्याख्या की। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित करता है, यही बुद्धि है। सूचनाओं को संसाधित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहा जाता है। इसके 3 उप सिद्धांत हैं। इसमें पहला है
संदर्भात्मक उपसिद्धांत या प्रसंगात्मक बुद्धि अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन करने से संबंधित बुद्धि। और दूसरा है अनुभवजन्य उपसिद्धांत या व्यवहारिक सिद्धांत में कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा अनुभव से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित बुद्धि। तो तीसरा है घटक उपसिद्धांत या घटकीय बुद्धि, तो इसमें हो जाएगा विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता से संबंधित बुद्धि। आगे है इसमें, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बीने ने किए। अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें बीने के सहयोगी थियोडोर साइमन का भी विशेष योगदान रहा। इसलिए इसे वर्ष 1905 का बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया था। इस मूल परीक्षण में कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया था, जिन्हें कठिनता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। वर्ष 1908 में बीने तथा साइमन ने इसे नवीन रूप में प्रस्तुत किया। वर्ष 1908 में प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 59 कर दी गई तथा इन्हें वाह्य 3 वर्ष से 13 वर्ष तक के वर्गों में बांटा गया। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। ध्वनि संबंधित जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करने की क्षमता से संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। इसी में बुद्धि का एक प्रकार संगीतमय बुद्धि भी है। संगीतमय बुद्धि वाले व्यक्ति ध्वनि की संरचना पर चिंतन करते हैं, उनमें हेरफेर करने, ध्वनि को पहचानने आदि की पहचान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति भी काफ़ी संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद है? तो ये हो जाएगा शिक्षार्थियों के हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद विद्यार्थियों को हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। लिंग विभेदन का अर्थ होता है किसी लिंग विशेष को ध्यान में रखकर नीतियों, क्रियाकलापों, गतिविधियों आदि का निर्धारण करना। लैंगिक विभेदन के शिकार लड़के या लड़कियां दोनों में से कोई हो सकता है। शिकार कोई भी हो सकता है। लैंगिक विभेद का जो शिकार लड़के या लड़कियां दोनों में से कोई हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसका निष्पादन व क्षमता प्रभावित हो सकती है। अतः कक्षा कक्ष में एक अध्यापक को ऐसे कार्य या संबोधन से बचना चाहिए जो लैंगिक पूर्वाग्रह या लिंग विभेदन को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा चाक्षुष। क्या हो जाएगा? चाक्षुष। चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सीखने की शैली से तात्पर्य सीखने की परिस्थितियों में सूचनाओं को अर्जित व प्रक्रमित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्वभावगत या आदत अपनाए जाने वाले विशिष्ट प्रारूप से होता है। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति अथवा शैली से प्रयास करता है, तब न केवल उसकी केंद्रण करने व संबंध बनाने की योग्यता बढ़ती है, वरन सूचनाओं को दीर्घकालीन स्मृति के रूप में संजोने के अवसर व संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चाक्षुष के द्वारा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनुभव प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रही है तो क्या कर रही है? तो हो जाएगा सीखने के लिए आकलन।
एक शिक्षक कक्षा की कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। इसका अर्थ है कि वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को यह ज्ञात करवाया जाए कि वह क्या कर रहा है, यह समझाना कि उसे सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है तथा वहाँ तक कैसे पहुँचना है। बच्चे को बल प्रदान किया जाता है, उसे सक्रिय अध्येता बनने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि अपने अधिगम में सुधार कर सके। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो हो जाएगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। आगे इसमें वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन में शिक्षक आकलन के प्रारंभ से लेकर अंत तक शामिल होता है। आकलन की योजना बनाने, क्रियान्वित करने, उचित निर्धारण की पहचान करने तथा निर्णय लेने तक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय आधारित आकलन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसे विशेष वर्ग के छात्रों के शिक्षण और सीखने के लक्ष्यों में मेल खाने के लिए शिक्षक द्वारा अनुकूलित और संशोधित किया जा सकता है। यह सामान्य कक्षाओं में किया जा सकता है। यह छात्रों के अपने शिक्षक द्वारा आयोजित किया जा सकता है। यह शिक्षक को छात्रों को तत्काल और रचनात्मक प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो हो जाएगा विश्लेषणात्मक। ग्रेडिंग प्रणाली विश्लेषणात्मक होती है। वर्षों से चली आ रही परीक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए वर्तमान में ग्रेडिंग प्रणाली पर बल दिया जा रहा है। ग्रेडिंग प्रणाली में शिक्षार्थियों को सीधे सीधे अंक या श्रेणी में 9 विभाजित करके ग्रेड दिया जाता है। यूजीसी अथवा अनेक विश्वविद्यालय ने सर्वसम्मति से 7 बिंदु ग्रेड अपनाने पर सहमति जताई है। ये बिंदु हैं O, A, B, C, D, E और F। ग्रेडिंग प्रणाली में प्रशिक्षक छात्रों के प्रश्नवार उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकन कर सकेंगे तथा संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए औसत ग्रेड प्राप्त कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्राएं। तो छात्राएं में क्या हो जाएगा? छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी हैं। यह वाक्य लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित नहीं करता। यह कुशल अध्यापक को अपनी कक्षा शिक्षण में कभी भी ऐसे संबोधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे, छात्रों, आज हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार का अध्ययन करेंगे। यह वाक्य कक्षा शिक्षण की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र लड़कों को संबोधित किया गया है। अतः सही वाक्य होगा, विद्यार्थियों, आज हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई या अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो ये हो जाएगा डिस्लेक्सिया से संबंधित है। शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई या अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डिस्लेक्सिया से संबंधित है। डिस्लेक्सिया को शब्द अंधता भी कहा जाता है। डिस्लेक्सिया अधिगम और क्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। डिस्लेक्सिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, एकाग्रता में कठिनाई, क्षीण स्मरण शक्ति, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना, जैसे सा को वाज आदि, शब्दकोश का अभाव। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा।
सभी के लिए विद्यालयों में सभी शिक्षा समावेशी शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। वर्ष 1990 में जोमेटिन थाईलैंड में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तथा निरक्षरता हटाने के लिए उपायों का विचार करना। इसी प्रकार वर्ष 1994 में स्पेन के सलामांका शहर में विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन यूनेस्को और स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था। इसी सम्मेलन में समावेशी शिक्षा की चर्चा हुई। अगला प्रश्न है, प्रवाहपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। ये हो जाएगा प्रतिभा। क्या हो जाएगा? प्रतिभा। प्रभावपूर्णता व्याख्या मौलिकता, संवेदनशीलता, जिज्ञासा, कल्पना, लचीलापन, खोजपरकता, विस्तृतता, नवीनता आदि गुण प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व हैं। डिहॉन तथा हेबिंगहस्ट के अनुसार प्रतिभाशीलता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करती है। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर आधारित समय देने के लिए कहा जा सकता है? तो हो जाएगा सृजन। क्या हो जाएगा? सर्जन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सर्जन करना से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है ताकि वे अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार कर सकें। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इसके लिए सामान्य पाठ्यक्रम की तुलना में थोड़ा कठिन एवं जटिल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, जिससे वे बालक अपनी प्रतिभा के अनुरूप अधिगम पर आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निदानात्मक परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण इकाई के अधिगम के शुरू होने के पहले यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी को प्रकरण के बारे में क्या ज्ञात है क्या नहीं। यह प्रकार का निर्धारण यह जानने में सहायता करता है कि आपके विद्यार्थी अधिगम के किस स्तर पर है तथा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के अनुसार अधिगम हेतु क्या विधियाँ अपनानी जानी चाहिए ताकि उनके अधिगम स्तर में लगातार सुधार हो। अगला प्रश्न है, सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ को बढ़ाते हैं? तो ये हो जाएगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को। सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। जब कोई पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित नहीं होता है तब व्यक्ति उसके चिंतन के लिए उसका मानसिक चित्र या प्रतिमा बनाता है तथा इस मानसिक चित्र के द्वारा चिंतन करता है। मानसिक चित्र किसी देखी गई वस्तु की मस्तिष्क में छाप है जो वस्तु की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति को वस्तु का मन ही मन एहसास कराती है। कल्पनात्मक अथवा विचारात्मक चिंतन में प्रतिभाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? यह हो जाएगा बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तो अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक महत्वपूर्ण तरीका है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने सामाजिक वातावरण में विद्यमान
निदर्श या प्रतिरूप मॉडल के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों के व्यवहारों का आकलन करके उनके व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करके तथा उनका अनुकरण करके सीखता है। बंडूरा ने इस प्रकार अधिगम प्रक्रिया में निम्न 4 सोपान अथवा प्रक्रियाएं बताई हैं, जिसमें 4 सोपान है। पहला है व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना। दूसरा है व्यवहार का स्मरण करना। 3 है स्मृति को क्रिया में बदलना और 4 है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलन। अगला प्रश्न है निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। दिया जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। निगमनात्मक तर्कणा में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा शामिल है, क्योंकि निगमनात्मक तर्कणा में व्यक्ति अपनी पूर्व अनुभव, विश्वासों, सिद्धांतों के आधार पर अपनी समस्या के संबंध में चिंतन करके समस्या का समाधान प्राप्त करता है। निगमन तर्क वास्तव में किसी सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करना, उसे अन्य परिस्थितियों में प्रस्तुत करने से संबंधित होता है। जैसे सामान्य सिद्धांत है कि प्राणी नश्वर होते हैं, व्यक्ति इसे स्वीकार करके तर्क कर सकता है कि रमेश एक प्राणी है, अतः रमेश भी नश्वर होगा। अगला प्रश्न है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार लगातार अभ्यास से उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य बंध SR बॉन्ड भी कहते हैं दृढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीखना सरल, अस्थायी एवं सफल हो सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो ये हो जाएगा समानुभूति देना। इसकी व्याख्या है आगे। समानुभूति देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौशल है। डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, संवेगात्मक बुद्धि योग्यताओं व कौशलों का एक ऐसा व्यापक समुच्चय है जो नेतृत्व निष्पादन को बढ़ाता है। गोलमैन के अनुसार ये योग्यताएं अर्जित योग्यताएं होती हैं जिन्हें श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए विकसित किया जा सकता है। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 भागों से मिलकर बनी है। इसमें है अपने संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे के संवेगों की पहचान करना और आपसी संबंधों को संभालना। अगला प्रश्न है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है कि व्यवहार परक प्रतिक्रिया के बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो कौन सा कराता है? अभिप्रेरण। एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ये हो जाएगा आवश्यकता। आवश्यकता प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। आवश्यकता को मांग भी कहते हैं। जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील या अभिप्रेरित हो जाता है। इसी प्रकार अभिप्रेरणा के विषय में भी कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा वास्तव में प्राणी की आंतरिक स्थिति अथवा तत्परता की स्थिति होती है जो उसे किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रारंभ करने, उसे कोई निश्चित दिशा देने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। इन्हीं समानताओं के कारण आवश्यकता को प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ बताना है कि प्रेरणाएं
अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो ये हो जाएगा भावात्मक। भावात्मक प्रेरणाएँ अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं जो मानव के सभी विचार तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। इनके अनुसार सही व्यवहार अनिवार्यतः मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं जो व्यवहार के तीनों पक्षों संज्ञान, भाव और चेष्टा का अनुसरण करके संपादित किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य अर्थपूर्ण संबंध अधिगम को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। थॉर्नडाइक या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इस बात का समर्थन करता है कि थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। इसी प्रकार वीगे तथा हंट ने लिखा है, सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। अगला है यहाँ से शुरू होता है 2015 का, जो फरवरी माह में हुआ था। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ये हो जाएगा शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन की सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी में स्वतः प्रेरणा तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। अगला है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ये हो जाएगा उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता का संयोजन इस प्रकार है, पहले उच्च योग्यता, फिर उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें हो जाएगा, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। आगे है इसमें एनसीएफ 2005 बच्चों को विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने पर बल देती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता प्रदान करती है। बच्चे उसी वातावरण में अच्छा सीखते हैं जिसमें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम बच्चे के स्कूली ज्ञान को वाह जीवन से जोड़ने पर बल देता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसमें है अधिगम में असक्तता के, अधिगम में कठिनाई के और अगला ऑप्शन है अधिगम में समस्या के और अधिगम में असुविधा के। इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम में असक्तता के। इसकी व्याख्या हो जाएगी, ऐसे बच्चे जिनमें पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करनी, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने में कठिनाई होने आदि के लक्षण अधिगम में असक्तता को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश।
संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। संवेग के अंतर्गत सकारात्मक व्यवहार जैसे प्रेम, स्नेह, सहयोग आदि तथा नकारात्मक व्यवहार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, निरसता आदि दोनों को शामिल किया जाता है। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा का प्रजातंत्री परिवेश उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हो जाएगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अध्यापकों को बच्चों की विशेषताओं को समझकर उनके अधिगम में सहायता के लिए सुगमकर्ता की भूमिका निभानी होगी। विद्यार्थियों को खुले विकल्पों वाले प्रश्नों के उत्तर देने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि उनमें अपने विचारों और मतों को अभिव्यक्त करने को प्रोत्साहन मिले और उसमें सृजनशीलता का विकास हो सके। अध्यापक के द्वारा बच्चों को विचार विमर्श, नवीन जानकारियों की खोज हेतु प्रोत्साहित करने से एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन होता है। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? इसमें आपका ये सही हो जाएगा, लड़कों को घर के कामों में सहायता नहीं करनी चाहिए। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हो जाएगा, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट की नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित परंपरागत रूढ़िवादी विचार व सामाजिक मान्यताएं भी जिम्मेदार हैं। इसलिए कार्यों का बंटवारा लैंगिक आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां लड़कियों को घर के बाहर के कार्यों को करने की आज़ादी हो, वहीं लड़कों के लिए भी आवश्यक है कि वे घरेलू कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। एक प्रभावशाली अध्यापिका के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे तथा उसे समावेशी शिक्षा के साथ मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, अन्वेषण विधि आदि का प्रयोग करते हुए उसे अधिगम में निपुण बनाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। परियोजना, अवलोकन तथा खुले अंत वाले प्रश्न के माध्यम से बालकों का रचनात्मक आकलन किया जाता है। खुले विकल्पों वाले प्रश्न को वरीयता देने से बच्चे अपने विचारों तथा दृष्टिकोण को अभिव्यक्त कर पाते हैं। योग्यता क्रम के निर्धारण के माध्यम से बच्चों में हीन भावना अथवा निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है। अगला है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। बच्चों में विभिन्न अधिगम असतता पाई जाती है, जिनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया का हो जाएगा विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी। डिस्लेक्सिया क्या होता है? तो इसका संबंध पठन विकार से है, जैसे बी और डी में भेद न कर पाना। डिसकैलकुलिया हो जाएगा, इससे पीड़ित बच्चे गणित अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अलेक्सिया में हो जाएगा, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता। और अफेजिया हो जाएगा, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम को इनमें शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो हो जाएगा सामाजिक अनुभव। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चों को सीखने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीकों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, परिपक्व क्रियाकलाप, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क आदि को शामिल किया जा सकता है। अगला है, इनमें से कौन सा
त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो ये हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। व्यवहारिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेता है। अगला प्रश्न है कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। तो ये हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण उपागम होता है। संवेग सकारात्मक जैसे प्रेम, स्नेह, सहयोग आदि तथा नकारात्मक में होता है ईर्ष्या, क्रोध, निराशा आदि दोनों प्रकार का हो सकता है। उपरोक्त दिया गया कथन संवेगात्मक विकास से संबंधित है। अगला है अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो ये हो जाएगा प्रेरणा के लिए। अधिगम्य आकलन बच्चों के प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। प्रेरणा के अतिरिक्त आकलन के माध्यम से बच्चों की अक्षमता तथा उनके ज्ञान के स्तर का मापन भी किया जाता है। आकलन का उद्देश्य बालकों की विकास दर का पता लगाना है। अगला प्रश्न है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आत्मसातकरण। आगे इसकी व्याख्या है बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। आत्मसातकरण कौशल के कारण बच्चे नवीन जानकारियों को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ पाते हैं। अगला है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संबंध में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। ये हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि में भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। टॉयलर के अनुसार क्या होता है तो शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि के लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अगला प्रश्न है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों जिसमें वंचित समूहों के विद्यार्थी भी शामिल हैं को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। समावेशी शिक्षा की यह परिकल्पना भी है कि विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। अगला है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा अपसारी चिंतन से। तो आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। जे.पी. गिलफोर्ड और उनके सहयोगी के द्वारा बुद्धि परीक्षण से संबंधित अनेक प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों को प्रकाश में लाने हेतु पदानुक्रमित सिद्धांत का विकास किया। इसी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत अपसारी चिंतन है, जिसके अंतर्गत आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन को शामिल किया गया। अपसारी चिंतन का ऐसा मानना है कि व्यक्ति विभिन्न दिशाओं, विभिन्न मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या का हल निकालता है तथा व्यक्ति उनके परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है इसकी व्याख्या पहले है शिक्षा में पुनर्निर्धारण लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी का एक
अलग व्यक्तित्व के रूप में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षकों को शिक्षार्थियों के अनुसार शिक्षा उपागम में परिवर्तित करने की अंतर्दृष्टि को विकसित किया जा सकता है। आगे है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से समायोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो ये हो जाएगा विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को वर्णित किया जाता है। बच्चे जब सीखते तथा सीखा हुआ याद करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिनमें अधिगम की ऐसी विभिन्न विधियां समाहित हों। विषय वस्तु पर प्रश्न बताकर प्रकरण पर परिचर्चा एवं वाद विवाद आदि के द्वारा अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है, परंतु विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्त अधिगम को अरुचि तथा कठिन बनाते हैं। अगला है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। दिया जाएगा उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। स्किनर के अनुसार है, तो स्किनर के अनुसार प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अर्थात बालकों में अभिप्रेरणा के माध्यम से कार्य करने की आंतरिक इच्छा शक्ति को जागृत किया जा सकता है, परंतु दंड जो कृत्रिम अभिप्रेरक के अंतर्गत शामिल है, नकारात्मक अभिप्रेरणा का यंत्र है। इसके प्रयोग से बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे बालक की स्वयं के प्रति अवधारणा के नष्ट होने का भय रहता है। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अध्यापिका द्वारा सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखना यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, अन्य विकल्प सत्य नहीं है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसमें अगला ऑप्शन भी है, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक पद्धति है जिसमें विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रविधियों में परीक्षा प्रविधि, अभिवृत्ति, मापन, अवलोकन, पड़ताल सूची आदि को शामिल किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के अभिवृद्धि एवं विकास के दोनों पक्षों, शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक का आकलन किया जाता है जो अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन और संश्लेषण से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ये हो जाएगा स्तर 1। लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तरों का वर्णन किया है। सिद्धांत अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया है जिनका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें हो जाएगा आत्म केंद्रित नियंत्रण, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता। और परंपरागत स्तर इसमें हो जाएगा परस्पर एक रूपता अभिमुखता एवं अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन विधि, सम्मत अभिमुखता व सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अतः स्पष्ट है कि स्तर 1 नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के
प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो हो जाएगा बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आगे है समाजीकरण जन्म से लेकर जिंदगी भर चलने वाली एक अनवरत क्रिया है। समाजीकरण के प्रगतिशीलता मॉडल में विकल्प ए को शामिल नहीं किया जाता, अन्य विकल्प प्रगतिशील मॉडल के अंतर्गत समाविष्ट किए जाते हैं। अगला है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो हो जाएगा सहारा देना। आगे है इसमें वाइगोस्की द्वारा स्कैफ होल्डिंग, इसको बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा में यह वर्णित है कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता अथवा मार्गदर्शन में करता है तो यह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभ में बालक न सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, बल्कि ये गुण समाज के संपर्क में आने पर ही उनमें विकसित होते हैं। बालक सामूहिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिकरण के विभिन्न पहलुओं को आत्मसात करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में माता पिता तथा भाई बहन बालक के लिए एक समूह का निर्माण करते हैं। इस समूह में रहते हुए ही बालक विभिन्न व्यवहारों को सीखता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। यह अवस्था समायोजन की अवस्था होती है। इसी काल में बालक के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो हो जाएगा प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। प्रश्नगत चर्चा प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद से संबंधित है। अगला है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना प्रतिबिंबित करता है। तो हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। विद्यार्थियों को स्वच्छता हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना को प्रतिबिंबित करता है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए पर्यावरण के महत्व को उनके परिचित करवाया जाता है, जिससे कि उनकी सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। प्रगतिशील समाज व संस्कृति आधुनिकता की पोषक है। अगला है आगे है इसमें 2015 का जो सितंबर में हुआ था, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है शैशव काल की अवधि क्या है या शैशव अवस्था की अवधि क्या है। तो इसमें हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष की अवधि शैशव काल की अवधि है। बालक इस अवस्था में पूर्णतः माता पिता पर आश्रित होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर संवेगात्मक विकास होता है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है। तो 2 से 7 में ये दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें भेद करने लगता है। इस उम्र के बीच उसमें भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है। अगला है विकास
किस ओर बढ़ता है? तो ये हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आगे है इसमें विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील तथा नियमित होते हैं। विकास प्रायः सामान्य से विशिष्ट अथवा सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही हो सकता है। अगला है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा सहयोग देना। सहयोग के माध्यम से बच्चे के वर्तमान स्तर में प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति के क्रम में सुगम बनाया जा सकता है तथा जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। वाइगोस्की के समीपस्थ विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा समस्या का समाधान किसी की सहायता अथवा मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया ही सहारा देना कहलाती है। अगला प्रश्न है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा या इसे स्कीमा बोलते हैं, स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा समायोजन। क्या हो जाएगा? समायोजन। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। पूर्व के ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं तथा जब बालक अपने वर्तमान स्कीमा अर्थात अवधारणा में परिवर्तन कर नवीन जानकारी को ग्रहण करता है तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। अगला है मध्य बाल्य अवस्था में भाषा यह बताना के बजाय अधिक है। तो क्या हो जाएगा? सामाजिकृत अहम केंद्रित। इसमें हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। इसकी व्याख्या है मध्य बाल्यावस्था में बालक भाषा के स्तर पर सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है। इस अवस्था में बालक बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। अगला है बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत बालक की क्षमताओं, रुचियों तथा रुझानों को विशेष महत्व दिया जाता है तथा पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इस तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से बालक को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। अगला है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि स्त्री थी? ये हो जाएगा संगीतमय। क्या हो जाएगा? संगीतमय। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में उसके द्वारा कहीं 6 और कहीं 7 लिखा है बताया गया है जो इस प्रकार भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिकी बुद्धि, संगीत बुद्धि और व्यक्तिगत बुद्धि, इन 6 प्रकारों में सांगीतिक बुद्धि को शामिल किया गया है। प्रश्न में राघव द्वारा कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया मधुर संगीत बजाना उसमें संगीतमय बुद्धि की प्रबलता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो क्या हो जाएगा? लिंग पक्षपाती। जब शिक्षक यह समझता है कि लड़की गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो उनके लिंग पक्षपात के व्यवहार को दर्शाता है। स्त्री पुरुष के मध्य असमानता का आधार जैविक बनावट ही नहीं बल्कि समाज में प्रचलित मान्यताएं एवं रूढ़ियां अधिक जिम्मेदार हैं।
लड़के व लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि कठिन कार्य लड़कों द्वारा तथा आसान कार्य लड़कियों द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए। तो हो जाएगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चे को नियमित कक्षाओं में सामान्य बच्चों के साथ शामिल करना है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक की यह जिम्मेदारी है कि कक्षा में ऐसे वातावरण का विकास करें कि जिसमें सभी बच्चे सीख सकें तथा कक्षाओं तथा स्कूल से जुड़ाव कर सकें। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप समायोजित करना है, जिससे शिक्षक एवं बच्चे के मध्य मित्रवत एवं आत्मीय संबंधों का विकास हो सके। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो हो जाएगा सुगमकर्ता की। मॉरिसन के अनुसार है, शिक्षण एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात शिक्षक बच्चों में ज्ञान की रचना तथा अर्थ निर्माण की क्षमता में सुगमकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है। अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो हो जाएगा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बालकों की भिन्न भिन्न सीमाएं बताई हैं, जैसे डनलप ने 132 तथा टर्मन ने 140 अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक माना है। वहीं सामान्य तौर पर 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया प्रतिभाशाली बालकों को विशेषता नहीं है। विकल्प में दिए गए अन्य तथ्यों का संबंध प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति का होगा। तो हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता तथा यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता को शामिल किया जाता है। दूसरा है परंपरागत स्तर। इसमें हो जाएगा, इसके अंतर्गत परस्पर एक रूप अभिमुखता तथा अधिकार संरक्षण अभिमुखता को शामिल किया जाता है। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसके अंतर्गत सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो जगह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। अधिगम का उद्देश्य शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व विकास के व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति है। विभिन्न विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर तथा उन्हें उनके अनुरूप विविध सहायता परिस्थितियां देकर उनमें अधिगम को आसानी से ग्रहण करवाया जा सकता है। ऐसी सुविधाजनक परिस्थिति के माध्यम से उन्हें सामान्य बच्चों तथा आसानी से अध्ययन करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसमें है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। अन्य विकल्प बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो हो जाएगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। इसकी व्याख्या है,
आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। अधिगम के माध्यम से बालकों को कक्षा में दी गई शिक्षा को कितना आत्मसात व सीख पाया, इसकी जानकारी आकलन के माध्यम से होती है। आकलन शिक्षण अधिगम का ही भाग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न विभिन्नताओं के साथ ही समस्या का हल खोजता है तथा व्यक्ति उन समाधानों की अच्छाई तथा उपयोगिता का संबंध में निर्णय लेता है। अपसारी चिंतन बालक में सृजनात्मकता के गुणों में वृद्धि करता है, जबकि अभिसारी चिंतन के अंतर्गत समस्या समाधान परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं? इसमें हो जाएगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछ चुका है। आगे है, इसमें वाइगोत्स्की द्वारा सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला है बच्चे। तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, वे तर्कों के माध्यम से अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे विविध विधियों से सीखते हैं क्योंकि उनके आनुवांशिक कारण, अनुभव, परिवेश या उनके व्यक्तित्व अलग होते हैं। अगला है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां उनकी सीखने की प्रक्रिया का अंग है। इसकी व्याख्या है, प्रयास एवं त्रुटि विधि समस्या समाधान की विधि है। बालक तब तक प्रयास करता है जब तक कि उसे समस्या का हल नहीं मिल जाता। त्रुटियां बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। थॉर्नडाइक द्वारा भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा समस्या समाधान का उदाहरण है। इस विधि के द्वारा समस्या समाधान की प्रक्रिया में बालक विभिन्न नवीन जानकारियों से भी परिचित होता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि, इसमें हो जाएगा आपका, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें, कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। आगे है, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के मध्य अंतर संबंध मित्रवत तथा आत्मीय होना चाहिए। अध्यापक को अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करके उनमें सामंजस्य को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं को महत्वपूर्ण एवं सम्मानित समझे। अगला है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके भिन्नता का कारण है। तो किस भिन्नता का कारण है? तो यह अधिगम शैली। प्रत्येक बालक में अलग अलग अधिगम शैली होती है। इस कारण कोई बालक अकेले में पढ़ना पसंद करता है तो कोई समूह में। शिक्षक को चाहिए कि बालक जिस अधिगम शैली में सहज महसूस कर रहा है उसे उसी में शिक्षण प्रदान किया जाए। अगला है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा प्रयुक्त कथन है। इसमें हो जाएगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें है, बहुभाषी कक्षाओं में बालक विभिन्न भाषाओं के साथ अपनी स्थानीय भाषा में व्यवहार करता है। शिक्षक को चाहिए कि
वह सभी भाषाओं का सम्मान करे तथा बच्चों को सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करे, जिससे प्रत्येक बालक स्वयं को विशिष्ट माने तथा हीन भावना का उसके अंदर प्रसार न हो। आगे है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो ये हो जाएगा जैविक विशिष्टताएं या आनुवांशिक क्रम, क्या हो जाएगा वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अभिप्राय जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम है। हॉलैंड तथा डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों की विकास परिपक्वता प्रकृति व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त शक्तियाँ परिस्थितियाँ तथा घटनाएं पर्यावरण कहलाती हैं और इन्हीं की सहायता से पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता एवं वातावरण के शैक्षणिक महत्व के संबंध में कहा जाता है कि ये दोनों गंभीर रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। विकास की वर्तमान विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। बौद्धिक क्षमता के लिए वंशानुक्रम के साथ ही प्रकृति की आवश्यक घटक है। आगे है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो ये हो जाएगा जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। आगे है इसमें समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक अपने आसपास परिवार मित्र तथा पर्यावरण से विभिन्न तत्वों को सीखता है। परिवार को समाजीकरण का मुख्य वाहक माना जाता है। आधुनिक समय में समाजीकरण की प्रक्रिया को विभिन्न संचार साधन भी प्रभावित कर रहे हैं। जनसंचार माध्यम लोगों की अभिवृत्तियों तथा विश्वासों में बदलाव को भी प्रेरित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो कौन सा नहीं सही है। तो हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है। तो उत्तर ए सही हो जाएगा। बच्चे विविध विधियों से सीखते हैं, इसका कारण उनकी आनुवांशिकता भिन्नता अनुभव परिवेश तथा परिपक्व में भिन्नता है। बच्चे पर्यावरण से भी सीखते हैं तथा वे जिस परिस्थिति में रहते हैं वहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सत्य नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अगला है प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। इसमें आगे भी ऑप्शन है। इसमें हो जाएगा बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने का उद्यम में सहायता करना। अभिप्रेरणा के माध्यम से किसी व्यक्ति में कार्य करने की आंतरिक इच्छा शक्ति को जागृत किया जाता है। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करने से उनके आत्मबल में वृद्धि होती है तथा किसी कार्य को करने हेतु स्वयं प्रेरित होते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि बच्चे को लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करें तथा उनको प्राप्त करने में बालक की सहायता करें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो ये हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा परिवार। समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण के प्राथमिक कारकों के प्रमुख वाहक बालक का परिवार एवं मित्र होते हैं। समाजीकरण के गौण वाहकों में विद्यालय खेल के मैदानों आदि को शामिल किया जा सकता है। समाजीकरण के प्राथमिक कारक बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार का निर्माण करते हैं। अगला है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी कर सकते हैं। इसमें है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है जिसके अंतर्गत बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। समूह भावना केवल समूह तक सीमित न होकर विद्यालय समुदाय प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक हो जाती है। सामूहिक कार्य से बच्चा
बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अगला है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हो जाएगा पठन अक्षमता, जिसे डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा, कुछ छात्र लिखने, पढ़ने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने आदि में कमज़ोर होते हैं। इस कमजोरी को ही अधिगम अशक्तता के नाम से जाना जाता है। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे वह बी को डी में विभेद नहीं कर पाता। प्रश्न में वर्णित बच्चे में पढ़ने व समझने की कठिनाई को डिसलेक्सिया अर्थात पठन क्षमता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यहाँ से आपका 2016 के पेपर समाप्त शुरू होते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।